हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इंजीनियरिंग एकेडमी। तो चलिए हम बात करेंगे क्लास 12 कंप्यूटर साइंस 083 के सैंपल क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर की के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि टर्म 2 एग्जामिनेशंस 2021-22 का सैंपल पेपर सीबीएसई ने अपलोड कर दिया है और वो सैंपल पेपर आप मेरे वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए मैं ले चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे और दिखाता हूँ कि आप कैसे काम करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख सकते हैं माई सीएस ट्यूटोरियल पे भी आके आप यहाँ से टर्म 2 एंड टर्म 1 सैंपल क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहां से आप डायरेक्ट क्लास 12 टर्म 2 एंड क्लास 10 टर्म 2 सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं कंप्यूटर साइंस 083 सैंपल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने कल ही अपने वेबसाइट्स के ऊपर डाला है, यानी कि 14 जनवरी 2022 को। क्वेश्चंस होंगे टोटल 35 मार्क्स के और आपको टाइम मिलेगा टोटल 2 घंटे। उसके बाद हम बात कर ले इस क्वेश्चन पेपर के अंदर में टोटल 3 सेक्शंस होंगे, जिसमें तीन सेक्शन है, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए जो है वो 7 क्वेश्चन होगा, इसके अंदर में हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इसके बाद देखते हैं सेक्शन बी के अंदर में टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स दिए जाएंगे। सेक्शन सी के अंदर में भी 3 ही क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स दिए जाएंगे। तो 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, तो ये आपके 14 मार्क्स के। सेक्शन ए आपका 14 मार्क्स का हो गया। सेक्शन बी 3 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के, तो ये 9 मार्क्स का हो गया। और सेक्शन सी 3 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के, तो ये 12 मार्क्स का हो गया। और इस तरीके से 9 4 13 2 15 और 2 2 3, तो टोटल आपके 35 नंबर बन जाते हैं। एंड इन टोटल अगर देखा जाए तो टोटल आपको 13 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? टोटल 13 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सेक्शन 1 के अंदर में कि गिव एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैक्स। स्टैक्स क्या है? स्टैक्स एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर्स है जो डेटा स्ट्रक्चर्स हमें ये फैसिलिटी देती है। स्टैक कुछ इस तरीके का देखने को होता है। फिगर के साथ अगर आप एक्सप्लेनेशन करें तो आपको ज्यादा अच्छे वेटेज मिलेंगे इस बात के, जिसमें एक ही पॉइंट्स होते हैं, जिस पॉइंट से इंसर्शन भी होता है, जिस पॉइंट से डिलीशन होता है। इट हैज ओनली वन एंड पॉइंट्स, थ्रू दैट यू कैन इंसर्ट एंड थ्रू दैट यू कैन डिलीट। ठीक है, इसके ये लिफो के मोड में काम करता है। इसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हो कि इसके अंदर में 2 स्पेशल ऑपरेशंस होते हैं। जब आप इसमें इंसर्ट करते हो तो इसको हम पुश कहते हैं, और जब आप स्टैक से निकालते हो तो इसे हम पॉप कहते हैं। तो ये आंसर आप यहां पे लिख सकते हैं। आइए देखते हैं कि क्या आप मार्किंग स्कीम में क्या दिया हुआ है। इट इज अ लिफो डेटा स्ट्रक्चर, इंसर्शन डिलीशन हैपेंस एट वन एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, तो वही चीज यहां पे दिया हुआ है। 1 पॉइंट मिलेंगे, 1 मार्क्स मिलेंगे हर एक पॉइंट्स के। तो 2 पॉइंट्स लिखने हैं तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। एक्सपेंड द फॉलोइंग। एसएमटीपी क्या होता है? ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। जब कभी भी आपको कोई मेल भेजता है तो मेल के साथ आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम करता है। इसके साथ एक पॉप प्रोटोकॉल भी काम करता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के नाम से हम जानते हैं। एक्सएमएल क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। ये एक्सएमएल जो है वो मार्कअप लैंग्वेज होता है जो डेटा स्टोरेज के फॉर्मेट्स को डिसाइड करता है। आप स्टोरिंग कर सकते हैं इसकी मदद से। ठीक है, तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। आइए चेक करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसके आपको आधे आधे नंबर मिलेंगे 2 टर्म्स के, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 हमने सॉल्व किया, अब आते हैं पार्ट 2 को देखते हैं कि पार्ट 2 में क्या कह रहा है। पार्ट 2 हमसे पूछ रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द फास्टेस्ट वायर्ड एंड वायरलेस मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन। तो वायर्ड के फास्टेस्ट ट्रांसमिशन क्या होंगे और वायरलेस के फास्टेस्ट क्या होगा। अगर हम वायर्ड की बात करें, इथरनेट केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर, ये तीनों वायर्ड है, जिसमें जो फास्टेस्ट मीडियम है वो आपका ऑप्टिकल फाइबर है। और इंफ्रारेड और माइक्रोवेव में, इंफ्रारेड शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है और माइक्रोवेव लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है। तो माइक्रोवेव जो होगा वो आपका यहाँ पे वायरलेस में फास्टेस्ट मीडियम बन जाएगा। तो ये आंसर हो गया माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड, और यही आंसर यहाँ भी लिखा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं आधे आधे नंबर आपको मिलेंगे दोनों सही आंसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लें कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन कैर एंड वेर कैर एंड डेटा टाइप विद रिस्पेक्ट टू द डेटाबेस। यानी कि माइस्क्यूएल के हिसाब से अगर हम बात करें 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं तो एटलीस्ट आपको 2 पॉइंट्स लिखने होंगे। तो पहला तो लिख दो कि ये फिक्स लेंथ होता है, ये हमारा फिक्स्ड होता है, और ये वेरिएबल लेंथ होता है। पहला तो ये हो जाएगा फिक्स लेंथ एंड वेरिएबल लेंथ। तो 1 नंबर आपको सिर्फ इस बात के मिल जाएंगे अगर आपने ये लिख दिया तो। दूसरा लिख दो कि इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितने स्पेसिफाइड होते हैं, जो n की वैल्यू दी जाती है, उतने ही साइज को ये मेमोरी कंज्यूम करता है बाय एडिंग द एक्स्ट्रा स्पेस। यहां पे नहीं होता, यहां पे आप जितना इनपुट करोगे उतना ही बाइट्स, उतना ही मेमोरी को कंज्यूम किया जाएगा।
ठीक है, आइए देखें इस मार्किंग स्कीम में क्या आंसर दिया हुआ है। स्टोर्स अ फिक्स लेंथ स्ट्रिंग बिटवीन 1 to 2 इफ द वैल्यू इज स्मॉलर लेंथ एड्स ब्लैंक स्पेस, सम स्पेस इज वेस्टेड हियर। ठीक है, varchar के बारे में बता दो, वेरिएबल लेंथ होता है, नो ब्लैंक्स आर एडेड इवन इफ द वैल्यू इज द स्मॉलर लेंथ, नो वेस्टेज ऑफ स्पेस। तो इस तरीके से आप इसके डिफरेंस बता सकते हैं। ए 1 मार्क्स फॉर इच करेक्ट डिफरेंस, मिनिमम 2 डिफरेंस की एक्सपेक्टेशन की जा रही है क्योंकि 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ रिजल्ट सेट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डेटाबेस यूजिंग द कर्सर ऑब्जेक्ट दैट हैज बीन ऑलरेडी क्रिएटेड बाय गिविंग द फॉलोइंग कमांड cursor.fetch1। मतलब ठीक है, आपके पास डेटा आ चुका है, ये MySQL कनेक्टिविटी का क्वेश्चन है। fetch1, fetch all और fetch 3 फंक्शंस होते हैं, fetch 1, fetch all and fetch many। ठीक है, तो fetch 1 से क्या होगा, only 1 records fetch होगा। how many records will be returned by the fetch 1 methods? तो इसका जवाब आएगा only 1 record। what will the data type of my data object after the given command is executed? ये हमारा लिस्ट होगा या टपल्स होगा? आई थिंक इट इज लिस्ट, ये हमारा लिस्ट ही होता है। अच्छा, इट इज टपल, इट इज टपल। 1 रिकॉर्ड जो होगा वो हमारा टपल होगा। तो आंसर क्या आएगा इसका आंसर हो गया टपल और इसका आंसर आ जाएगा आपका 1 रिकॉर्ड। हाँ ठीक है, ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट तब होते हैं जब मेनी ऑब्जेक्ट्स आते हैं, टपल्स इनसाइड द लिस्ट होते हैं। ये इस तरीके से मेनी रिकॉर्ड्स के केस में होते हैं। ठीक है, चलो, लिस्ट टपल्स इनसाइड द लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। राइट द आउटपुट ऑफ द क्वेरीज ए एंड डी बेस्ड ऑन द टेबल फर्नीचर गिवन बिलो। तो चाहिए टेबल तो दिया हुआ है, अब हमें क्या करना है, इसका आउटपुट बताना है। क्या कहता है, सेलेक्ट सम डिस्काउंट वेयर फर्नीचर फ्रॉम कॉस्ट ग्रेटर देन 15,000। तो 15,000 से ज्यादा वाले कॉस्ट को चेक करते हैं। एक 28,000 आ गया, एक 22,000 आ गया, एक 51,000 आ गया। ठीक है, और एक 45,000 आ गया। तो इन सबको आप ऐड कर दीजिए। 5 + 1 6 + 2 8 + 8 8 2 10 एंड 6 16 हो जाएंगे यहाँ पे। और ये हमारा हो गया 5 5 10 2 12 2 14 यानी कि 14। तो 14,600। तो ये आपका नहीं 146 आ गया ना, 1 more 0 आ जाएगा, तो 1,46,000 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया ये 1,46,000। तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपका 14600। ठीक है, 000। ये कुछ इस फॉर्मेट में आएगा। यहाँ पे सम डिस्काउंट लिखा, अच्छा डिस्काउंट देखना, ये डिस्काउंट ही है ना। ओह, मैंने तो कॉस्ट ऐड कर दिया, सॉरी। मुझे क्या ऐड करना था, मुझे डिस्काउंट ऐड करना था। तो डिस्काउंट ऐड करना है ना, तो डिस्काउंट के लिए आपको यहाँ पे निकल के आएगा 10 10 5 15 15 और यहाँ पे 15 और 14 29। तो टोटल 29 यानी कि 29 इसकी आउटपुट आएगी, सॉरी। और यहाँ पे लिखा होगा सम डिस्काउंट। ओके, सेलेक्ट द मैक्स डेट ऑफ परचेज ऑफ फ्रॉम फर्नीचर। मैक्सिमम डेट में ना हमेशा लेटेस्ट डेट आपको निकाल के देना है। तो साल के हिसाब से देख लीजिए, जो सबसे लेटेस्ट डेट है वो 19 जुलाई 2021 है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा 19 जुलाई 2021। Select start from furniture where discount greater than 5 and FID like T%। FID like T% का मतलब हो गया डिस्काउंट तो 5 से ज्यादा होना चाहिए। तो डिस्काउंट 5 से ज्यादा वाला अगर देखा जाए तो हमारे पास 5 से ज्यादा वाला डिस्काउंट 3 रिकॉर्ड्स हैं। तो एक रिकॉर्ड ये आ जाएगा, एक रिकॉर्ड ये है और एक ये है। लेकिन उसमें दूसरा क्राइटेरिया भी लगाया गया है, FID like T% होना चाहिए। तो यानी कि FID जो है, FID वो T से स्टार्ट होता हो। तो FID T से स्टार्ट होने वाला एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो सिर्फ एक यही रिकॉर्ड है जो कंप्लीट आउटपुट आपको देने वाला है, क्योंकि ये रिकॉर्ड दोनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो T006 कंसोल टेबल, ये आउटपुट आपको दिया जाएगा इस क्वेश्चंस का। सेलेक्ट डेट ऑफ परचेज फ्रॉम फर्नीचर्स वेयर नेम इन डाइनिंग टेबल एंड कंसोल टेबल। तो डेट ऑफ परचेज बताना है डाइनिंग टेबल और कंसोल टेबल का। तो डाइनिंग टेबल कहाँ पे है, डाइनिंग टेबल ये हो गया और कंसोल टेबल ये हो गया। तो 10 मार्च 2020 एंड 17 नवंबर 2019 ये आंसर आपको निकल के आएगा। 2 वैल्यू आउटपुट में आएगा। आइए जरा सा चेक कर ले कि मार्किंग स्कीम में क्या आंसर दिया हुआ है। पहला का 29 दिया हुआ है, सेकंड का 19 जुलाई दिया हुआ है, थर्ड का मैंने बता दिया था T06 कंसोल आ गया 10 मार्च और 17। तो आधे आधे नंबर आपको हर एक आउटपुट के दिए जाएंगे। Which command is used to view the list of the tables in a database? तो इसके लिए हम show tables कमांड को यूज करते हैं, और डेटाबेस की लिस्ट बनानी हो तो show databases कमांड्स को यूज करते हैं। तो which command used to view the list of tables कह रहा है, तो show tables हो जाएगा। Give आधे 1 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे। Give 1 point of difference between an equijoin and natural join। equijoin और natural join क्या होता है, इसके ऊपर आपको डिफरेंस भी बताने हैं। तो equijoin क्या है, वहां पे 2 tables are compared for equality होता है। डुप्लीकेट कॉलम्स भी यहाँ पे दिख
लिखते हैं, लेकिन नेचुरल ज्वाइन में क्या होता है, नो डुप्लीकेशंस आते हैं। द ज्वाइन इन विच ओनली वन ऑफ द आइडेंटिकल कॉलम्स एग्जिस्टिंग इन बोथ टेबल्स इज प्रेजेंट, ये एक इसका कंडीशंस होता है कि एटलीस्ट एक आइडेंटिकल कॉलम्स होना चाहिए जिसके बीच में ऑटोमेटिकली वो ज्वाइन करेगा और डुप्लीकेट कॉलम को नहीं दिखाएगा। यहां पे डुप्लीकेट्स कॉलम भी दिखाएगा और इक्वली कंपेयर इक्वलिटी के बेस पे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चंस कहता है कंसीडर द टेबल मूवी डिटेल्स आर गिवन अबव बिलो, आइडेंटिफाई द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल। देखिए डिग्री जो होता है, डिग्री का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉल्स, एंड कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज। बस इतना ही ध्यान रखना है। अगर ये ध्यान रखा, देखो ये क्वेश्चन तो ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे पूछे ही जाएंगे, आप इसके मतलब आप मेरे से चैलेंज ले लो 100% का, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आपको बड़ा आराम से करना है और ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं है। अब नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करने हैं तो देखो 1 2 3 4 5, कितने कॉलम्स हो गए, 5 कॉलम्स हो गए। तो डिग्री क्या आ गई, डिग्री हो गई 5। डिग्री अगर पूछा है तो डिग्री क्या हो गया 5। अब कार्डिनलिटी की बात करते हैं, इस वाले रो को काउंट नहीं करना है, ठीक है। ये क्योंकि हेडर है, कॉलम हेडर कहते हैं इसको, तो इसको नहीं काउंट करेंगे। 1 2, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 3 4 5 6, कितने रो आए, कितने रो आ गए 6। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं 6, तो कार्डिनलिटी कितना हो गया 6 और डिग्री कितना हो गया 5। विच फील्ड शुड बी मेड द प्राइमरी की, जस्टिफाई योर आंसर। अब किसको प्राइमरी की बनाओगे, देखो प्राइमरी की के लिए क्या देखना होगा, यूनिकनेस देखना होगा, उसमें डुप्लीकेट नहीं हो, डुप्लीकेशन के चांसेस भी नहीं हो, तो ऐसे देखना होगा। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब देखो ना, कोरियन तमिल, चलो ठीक है ये तो हिंदी लैंग्वेज है, ये तो डुप्लीकेट हो सकता है, रेटिंग भी डुप्लीकेट हो सकता है, प्लेटफॉर्म भी डुप्लीकेट हो सकता है, टाइटल डुप्लीकेट नहीं होगा, जनरली फिल्म का नाम में टाइटल डुप्लीकेट नहीं होता है, बट मूवी आईडी एक ऐसा, कई बार टाइटल भी लोग डुप्लीकेट देता है, रिमिक्स करके बना देता है सेम टाइटल के साथ, तो ऐसे केस में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से मूवी आईडी जो है वो हमारा प्राइमरी की होगा, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर में आप लिख देना कि भाई बिकॉज मूवी आईडी कैन नॉट बी डुप्लीकेट, एवरी मूवी इज हैविंग यूनिक आईडी, सो दैट्स व्हाई दिस कॉलम इज लुक्स लाइक अ प्राइमरी की। आइए इसका आंसर दिखाते हैं। डिग्री 5 है, कार्डिनलिटी 6 है, सही जवाब है हमारा। मूवी आईडी शुड बी मेड द प्राइमरी की एज इट इज यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड ऑफ द टेबल, ये भी सही जवाब है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में आपको एक इंटरनल चॉइस भी दिया गया है, आइडेंटिफाई द कैंडिडेट कीज फ्रॉम द टेबल्स मूवी डिटेल। मूवी डिटेल्स में कैंडिडेट की को देखना है, तो अगर इस डेटा को देखते हुए देखो, अब जब आपको कैंडिडेट की कह रहा है ना, तो एग्जिस्टिंग डेटा के बेस पे आपको डिसाइड करना है, ठीक है। कैंडिडेट की वो होता है जो प्राइमरी की बन सकता है, जिसमें कैपेबिलिटी होती है। अब क्या है, रेटिंग को देखो, प्लेटफॉर्म को तो नहीं बना सकते क्योंकि नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, G5, प्राइम वीडियो, G5, हॉटस्टार 2 बार आ गया ना, तो खत्म कहानी इसकी। रेटिंग की देख लो, रेटिंग में 4 2 बार लिखा हुआ दिख रहा है मुझे, 5 भी 2 बार लिखा हुआ दिख रहा है, 4 तो इवन 3 बार लिखा हुआ, तो ये भी खत्म हो गया। लैंग्वेज को देखो, कोरियन तमिल, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश रिपीट हो गया, तो ये भी कैंडिडेट की नहीं बन सकता। अब यहां पे अगर हम नाम को देखें तो नाम मुझे बिल्कुल यूनिक दिखाई दे रहा है अभी, तो मेरे हिसाब से मूवी आईडी और टाइटल को हम कैंडिडेट कीज बना सकते हैं। कौन सा हो सकता है, मूवी आईडी हो सकता है और टाइटल को हो सकता है। कैंडिडेट की के अंदर से हम क्या करते हैं, प्राइमरी की निकालते हैं। अब क्योंकि मूवी आईडी आपका प्राइमरी की हो गया यहां से, तो टाइटल क्या कहलाएगा, तो टाइटल ऑल्टरनेट की कहलाएगा। ये दोनों मिलकर क्या कहला रहे हैं, कैंडिडेट की। मूवी आईडी को आपने प्राइमरी की बना दिया, ठीक है, तो आपका टाइटल क्या बचा, टाइटल बच गया। तो जो ऐसे कैंडिडेट की जो प्राइमरी की नहीं होते हैं उसे हम ऑल्टरनेट की कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कंसीडर द टेबल शेड्यूल गिवन बिलो, तो शेड्यूल गिवन बिलो व्हिच फील्ड विल बी कंसीडर्ड एज फॉरेन की इफ द टेबल्स मूवी डिटेल्स। तो मूवी आईडी फॉरेन की बनेगा यहां पे, क्योंकि मूवी आईडी देखो वहां भी अवेलेबल है और यहां भी अवेलेबल है, ये तो सारे डिफरेंट कॉलम्स हैं, तो मूवी आईडी डुप्लीकेट है, तो हम इसको ही क्या बनाएंगे, फॉरेन की बनाएंगे, फॉरेन की बनेंगे, ठीक है। आइए चेक कर ले आंसर को, मार्किंग स्कीम में क्या दिया था, मूवी आईडी एंड टाइटल्स को देखो इन्होंने कैंडिडेट की बना दिया और मूवी आईडी हमारा फॉरेन की भी है। आधे आधे नंबर करके कितने नंबर का क्वेश्चन है ये, 2 नंबर का, तो एक एक नंबर आपको मिल जाएगा दोनों ही आंसर के, ए एंड बी के। सेक्शन बी जैसा कि हम देख पा रहे हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होगा। पहले 7 क्वेश्चन हमने कर लिए सेक्शन ए के। जूली हैज क्रिएटेड डिक्शनरी कंटेनिंग द नेम एंड मार्क्स एज अ की वैल्यू पेयर ऑफ 6 स्टूडेंट्स। राइट अ प्रोग्राम विद सेपरेट यूजर्स एंड डिफाइंड फंक्शन। सेपरेट यूजर डिफाइंड फंक्शंस के थ्रू आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें पुश करना है, पुश द कीज, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द डिक्शनरी एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मार्क्स इज अ ग्रेटर देन 75, पॉप एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द स्टैक्स। ठीक है, तो मतलब कोई डिक्शनरी बना हुआ है, उसमें से क्या है मार्क्स की बेसिस पे देखना है, जिसके मार्क्स 75 से ज्यादा है उसको पुश कर देना। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ओम 75 से ज्यादा है तो पुश हो गया, है ना। उसके बाद
यहाँ पे टॉम जो है वो पुश हो जाएगा, 82 है। उसके बाद आपका यहाँ पे बॉब भी पुश हो जाएगा, है ना, बॉब भी पुश हो जाएगा इसके अंदर में, और अनु भी पुश हो जाएगा इसके अंदर में। तो चलिए इस प्रोग्राम को देख लेते हैं। मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ, मैं यहीं से देख के आपको समझा दे रहा हूँ कि सबसे पहला क्या है। यहाँ पे सबसे पहले आपको डिक्शनरी क्रिएट करना है। उसके बाद आपने एक फंक्शन बनाया एस डॉट पुश एंड सिप लिखना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है फंक्शन में, सिर्फ यहाँ पे पुश फंक्शन देखो बहुत छोटा सा लिखा गया है। अब क्या है कि ये मेन ब्लॉक है, यहां से आपका मेन ब्लॉक है। आपने क्या किया कि एम्प्टी स्टैक क्रिएट कर लिया एज ए लिस्ट। अब आप क्या कर रहे हो, लिस्ट को ट्रेवर्स, डिक्शनरी को ट्रेवर्स करो, के इन आर, आर क्या हमारा डिक्शनरी है, तो आपने इसको ट्रेवर्सिंग किया। अब आर ऑफ के मतलब जो की वैल्यू आ रही है आर से उठ के, बाय डिफॉल्ट की उठ के आती है डिक्शनरी से, ये चीज को ध्यान रखना है। तो आर ऑफ की मतलब आर ऑफ की वैल्यू अगर 75 से ज्यादा है तो उस पर्टिकुलर की को क्या करो, स्टैक के अंदर पुश कर दो। तो वो क्या करेगा, उसको पुश कर देगा। तो ये पहले एलिमेंट से एक्सेस करेगा और उसको पुश करता जाएगा, ठीक है। अब while ट्रू, अब इसके बाद इसने पुश कर दिया, पुश करने के बाद आपको क्या करना है, पॉप भी करना है। तो आपने क्या लिखा, while ट्रू इफ st नॉट इक्वल टू एम्प्टी, st नॉट इक्वल टू एम्प्टी मतलब स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। तो अब आप क्या करो, प्रिंट पॉप st एंड, ठीक है, मतलब एंड के साथ इसने, अदरवाइज क्या करेगा, हर एक लाइन न्यू लाइन में आउटपुट आ जाएगा। तो उसने इसको रोक दिया यहाँ पे। पॉप st से क्या होगा, ये यहाँ पे देखो पॉप फंक्शन हमारा सेपरेट डिफाइन है यहां तक। तो ये क्या कर रहा है, पॉप फंक्शन क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक यानी कि लिस्ट एम्प्टी नहीं है, तो उसमें से एक एलिमेंट को क्या करो, लिस्ट के थ्रू हम पॉप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो लिस्ट के पॉप मेथड को कॉल किया गया और वो एक एलिमेंट रिटर्न करेगा। अगर ये एम्प्टी है तो ऐसे केस में नन रिटर्न हो जाएगा, तो हमारा काम बन जाएगा। और अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो पॉप करो, अदरवाइज प्रोग्राम को क्या करो, ब्रेक कर दो, लूप को ब्रेक कर दो। तो इस तरीके से आपका ये पॉप ट्रैवर्सिंग भी हो गया और पॉप भी हो गया। आइए, बहुत छोटा सा कोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका एक अल्टरनेट क्वेश्चन भी दिया गया है कि आलम हैज अ लिस्ट कंटेनिंग 10 इंटीजर्स। फिर से वही सेपरेट जो डिफाइन फंक्शन के थ्रू आपको काम करना है, ट्रैवर्स करने हैं कंटेंट्स ऑफ लिस्ट को और पुश करने हैं सिर्फ इवन नंबर्स को। पॉप एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द स्टैक, उसको डिस्प्ले भी, सैंपल डेटा दिया हुआ है, इसमें सारे इवन नंबर्स ही इसके अंदर में पुश हो रहे हैं। तो ये सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से ही बनेगा। सबसे पहले आप एक लिस्ट क्रिएट कर लीजिए, फिर आपने पुश को डिफाइन करना है। सिंपली पुश के अंदर में दो एलिमेंट दो, एक लिस्ट का नाम दो, एक नंबर दो, इंटीजर नंबर, इसको अपेंड कर दो। ये पुश फंक्शन खत्म। पॉप भी बिल्कुल वही रहेगा जो अभी हमने ऊपर लिखा था, बिल्कुल सेम लाइन है, याद कर लेना। ये यहां से मेन ब्लॉक स्टार्ट हो गया, ये आपका पॉप हो गया, ठीक है। और अब देखो यहां पे क्या किया गया, एन के अंदर से एलिमेंट को एक्सेस किया जा रहा है। ये लिस्ट है तो एक एक एलिमेंट आएगा। यहां पे हमने इवन नंबर को चेक कर लिया कि इक्वल टू 0 अगर है, के की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो उसको पुश कर दो, नहीं तो छोड़ दो। अब यहां से हमने ट्रैवर्सिंग स्टार्ट कर दिया while true, st अगर नॉट इक्वल टू एम्प्टी है, मतलब एम्प्टी नहीं है, तो पॉप करो, दिखाओ उसको, है ना। एक एक एलिमेंट को निकाल के पॉप में आएगा, जैसे पॉप को कॉल किया ये यहां आ जाएगा, यहां पे चेक कर लेगा, अगर एम्प्टी नहीं है ना, तो रिटर्न एस डॉट पॉप। आप चाहो तो सिंगल लाइन भी लिख सकते थे यहां पे, क्योंकि ऑलरेडी आपने st नॉट इक्वल टू चेक किया था इसलिए। चलो ठीक है, तो पॉप किया यहां पे और रिटर्न एन कर दिया, यहां पे नन कर दिया। तो और अगर कंडीशन ये फॉल्स हो जाता है तो लूप को ब्रेक करके बाहर आ जाओ। तो सिंपल क्वेश्चन है। एक 1 मार्क्स फॉर करेक्ट फंक्शन कॉल्स एंड डिस्प्लेइंग द आउटपुट, एक एक नंबर आपको दिया जाएगा। करेक्ट डेफिनेशंस के लिए 1 मार्क्स आपको पॉप फंक्शंस को करेक्ट लिखने के लिए दिया जाएगा और 1 मार्क्स आपको करेक्ट पुश फंक्शंस को लिखने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। सेम क्राइटेरिया है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन 8 भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, अ टेबल आइटम हैज क्रिएटेड इन डेटाबेस विद द फॉलोइंग फील्ड्स, आइटम कोड, आइटम नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस। अब आपको यहां पे कह रहा है कि सीक्वल कमांड लिखिए, एक न्यू फील्ड को ऐड करना है। फील्ड का नाम डिस्काउंट है, डेटा टाइप इंटीजर है, ऑफ आइटम टेबल। तो देखिए ऑल्ट, क्योंकि आप टेबल के स्ट्रक्चर में डिफरेंस लाना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास कमांड आता है ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल के साथ हमने टेबल का नाम देना होता है और उसके बाद आपको ऐड क्लॉज को कॉल करना पड़ता है। ऐड क्लॉज के अंदर आपको उस कॉलम का नाम लिखना पड़ता है, डिस्काउंट कॉलम का नाम लिखा और उसके डेटा टाइप्स को लिखना पड़ता है। बस हो गया हमारा काम खत्म। एक नंबर मिल जाएंगे हमें इसी बात के। इसके 9th क्वेश्चंस में 2 पार्ट हैं। दूसरा पार्ट कहता है कैटेगराइज द फॉलोइंग कमांड्स इनटू डीएमएल एंड डीडीएल एंड डीएमएल कमांड्स। तो ध्यान रखिएगा, डीएमएल कमांड डेटा मैनिपुलेशंस होते हैं। इसके टोटल 4 कमांड्स हैं जो आपको याद रखना है, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, बस भूल जाइए बाकी। तो इंसर्ट आपका क्या हो गया, जिसको जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं ना वो सब डीएमएल कमांड है, ध्यान रखिएगा। सर्कल कर रहा हूं तो डीएमएल कमांड है। अपडेट हमारा हो गया, ठीक है। अपडेट के साथ ये पूरा सेट आ जाएगा, अपडेट सेट के साथ यूज होता है। और ड्रॉप टेबल और ऑल्टर टेबल क्या हो गया, ये हमारे डीडीएल कमांड है। तो ये डीडीएल कमांड हो गया, जिसके नीचे मैंने लाइन ड्रॉ किया है वो डीडीएल है और जिसको मैंने सर्कल किया है वो डीएमएल कमांड है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए मार्किंग स्कीम में भी चेक कर ले, आंसर क्या दिया गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑल्टर टेबल आइटम, ऐड
डिस्काउंट इंटीजर। अच्छा, ये पैरेंथेसिस आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, नहीं भी दोगे ना तब भी काम कर जाएगा। ड्रॉप टेबल अल्टर टेबल को डीडीएल बता दिया गया, बिल्कुल सही है। डीएमएल में इंसर्ट इनटू एन अपडेट सेट आ गया, ठीक है। 1 नंबर आपको यहां मिलेंगे और 2 नंबर आपको यहां मिलेंगे, क्योंकि यहां आपसे 2 काम करवाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? चारू हैज टू क्रिएट अ डेटाबेस। चारू मैम आ गई क्या इस क्वेश्चंस में? चारू हैज टू क्रिएट अ डेटाबेस नेम माई अर्थ इन माईसीक्वल, ठीक है। सी नाउ नीड्स टू क्रिएट अ टेबल नेम सिटी। माई अर्थ नाम का एक डाटाबेस है इसके अंदर में, ठीक है, माईसीक्वल में, और उसने टेबल सिटी बनानी है उसे, ठीक है, कोई बात नहीं, बना लेगी, बहुत स्मार्ट मैम है वो और काफी नॉलेज है उनके पास। डेटाबेस टू स्टोर द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेरियस सिटीज अक्रॉस द ग्लोब। The table city has the following structure: city code, char 5, city name, char 30, size integer, और city code को प्राइमरी की भी डिफाइन करना है आपको, एंड एवरेज टेम्परेचर इंटीजर, पॉल्यूशन रेट इंटीजर, पॉपुलेशन इंटीजर। कंप्लीट द टास्क बाय सजेस्टिंग एप्रोप्रिएट एसक्यूएल कमांड्स, मतलब क्रिएट टेबल कमांड आपको लिखने हैं यहाँ पे, तो लिख देते हैं क्या करना है। नीड टू क्रिएट अ टेबल, तो लिख दीजिए यहाँ पे क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल के साथ क्या होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रिएट टेबल कमांड के बाद, और आ जाइए अब सबसे पहला यहाँ पे हमने लिख दिया सिटी कोड, बहुत आसान है, ज्यादा मेहनत नहीं कर लगेगी आपको। कैर 5 यहाँ पे प्राइमरी की लिखना मत भूलिएगा, या अब हम बाद में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप सिटी नेम लिख दीजिए, बिल्कुल इसी को सेम कॉपी करते जाइएगा, ठीक है, कॉमा देना मत भूलिएगा। सिटी नेम, और सिटी नेम के बाद यहाँ पे कैर 30 कर दीजिएगा, ठीक है, कॉमा दे दीजिएगा। उसके बाद आप साइज लिख दीजिए, साइज के बाद आप यहाँ पे इंटीजर लिख दीजिए या इंट लिख दीजिए, इंटीजर के साथ साइज देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं एवरेज टेम्परेचर, इंटीजर, पॉल्यूशन रेट एंड पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर लिख दीजिएगा, जो नाम दिया वही लिखिएगा, नाम में कोई चेंज मत कीजिएगा प्लीज। टेम्परेचर उसको इंटीजर कर दीजिए, मैं इंट लिख के कॉमा दे रहा हूँ। उसके बाद क्या हमारा पॉल्यूशन रेट है, हाँ पॉल्यूशन रेट और पॉपुलेशन है, तो ठीक है, पॉल्यूशन रेट लिख दीजिए। पॉल्यूशन रेट को भी इंटीजर कर दीजिए, पॉपुलेशन को भी इंटीजर कर दीजिए, है ना, पॉपुलेशन को भी इंटीजर करके, और लास्ट वाले में पैरेंथेसिस लगा के यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा दीजिए, तो हो जाएगा इस तरह से। और आपको इसी काम के 3 नंबर मिलेंगे। काफी मतलब इजी क्वेश्चन दिया गया है इसके अंदर। भाई चेक कर लेते हैं आंसर की मार्किंग स्कीम में क्या लिखा गया। क्रिएट डेटाबेस, चलो डेटाबेस क्रिएट करना था क्या, एक मिनट, चारू हैज टू क्रिएट अ डेटाबेस नेम, अच्छा डेटाबेस भी क्रिएट करना था। यही छोटी छोटी चीजों का ना ध्यान रखना होता है जब आप क्वेश्चंस को रीड करते हो। तो यहाँ पे एक कमांड आपको और चलाना पड़ेगा, क्रिएट डेटाबेस माई अर्थ, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस माई अर्थ, है ना, और सेमीकोलन लगा दीजिएगा। तो चलिए ठीक है, ये सही काम हो गया। 1 मार्क्स आपको डेटाबेस क्रिएट करने के मिलेंगे, और टेबल सिटी बनाना है, यहाँ पे सिटी कोड कैर प्राइमरी की देख लीजिए, बिल्कुल वही है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे टेबल क्रिएट करने के। मैं भी वही सोच रहा था, टेबल क्रिएट करने के 3 नंबर कैसे आ सकते हैं। नॉर्मली जनरली उसके क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मार्क्स के ही आते हैं टेबल क्रिएट करने के। और एक ये फिक्स क्वेश्चन है, एक ये फिक्स क्वेश्चंस है, पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको इसको जरा ध्यान से आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, राइट क्वेरीज ए टू डी बेस्ड ऑन द टेबल एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। 2 टेबल बेस्ड क्वेरी है, तो ज्वाइन क्वेरी का कंसेप्ट आ जाएगा। ये एम्प्लॉय नेम, चलो ठीक है, ये सारी चीज हमने देख लिया। यहाँ पे आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारे पास, डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम एंड फ्लोर नंबर है। यहाँ भी कुछ ऐसा होगा, डिपार्टमेंट आईडी है, देखिए डिपार्टमेंट आईडी यहाँ भी है और डिपार्टमेंट आईडी यहाँ भी है, इस जगह पे भी है। तो ये डिपार्टमेंट आईडी हमारा फॉरेन की हो गया, यहाँ पे ये प्राइमरी की हो गया, ठीक है, और इस टेबल में ये हमारा प्राइमरी की हो गया। बात करते हैं, आइए अब आगे देखते हैं। टू डिस्प्ले द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट वाइज। अब आपको डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी दिखाना है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको ग्रुप का यूज करना होगा। तो जो क्वेरी लाएगी फर्स्ट क्वेश्चंस के लिए वो हो जाएगा एवरेज सैलरी दिखाना है। तो पहले तो आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी दिखानी पड़ेगी, डिपार्टमेंट वाइज इसने कहा है, तो आप डिपार्टमेंट आईडी दिखा दो, डिपार्टमेंट आईडी, और यहाँ पे एवरेज के साथ सैलरी लिख देना। क्या लिख देना, सैलरी लिख देना, और फ्रॉम क्या करोगे, फ्रॉम एम्प्लॉय कर देना, ठीक है। और एम्प्लॉय के बाद यहाँ पे ना ग्रुप बाय लगा दो, क्या लगा दो, ग्रुप बाय लगा दो, और ग्रुप बाय में क्या लिख दो, डिपार्टमेंट आईडी लिख दो, बस हो जाएगा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट होता है टू डिस्प्ले द नेम एंड रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट नेम ऑफ ईच एम्प्लॉय हुज सैलरी इज मोर देन 50,000। तो नाम भी दिखाना है, डिपार्टमेंट का नाम भी दिखाना है। तो अब यहाँ पे इक्यू ज्वाइन क्वेरी चलेगा हमारा, ठीक है। तो डिस्प्ले द नेम एंड रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट नेम भी दिखाना है, तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे लिख दो सेलेक्ट नेम, पहले देख ले एम्प्लॉय का नाम में ई नेम है या नेम है, मैंने कॉलम का ध्यान नहीं दिया है, नेम ही है, ठीक है।
नेम हो गया। उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम हो जाएगा, डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, ये डिपार्टमेंट नेम है, पूरा नाम ध्यान से लिख दीजिएगा आप। अब यहाँ पे आपको दो टेबल का नाम लिखना है, एक एम्प्लॉय टेबल का, तो एम्प्लॉय मैंने लिख के एम्प्लॉय के आगे ई लगा दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट कॉमा दे दीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे डिपार्टमेंट लिख दिया, डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट के आगे डी लगा दिया। और वेयर में क्या कीजिएगा, वेयर में आपको यहाँ पे दो कंडीशन लगाने हैं। पहला कंडीशन तो चलेगा डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी या ई डॉट डेप्ट आईडी इज इक्वल टू डी डॉट डेप्ट आईडी। पहला कंडीशन देखिए ये फिक्स है, दो टेबल का क्वेरी है ना, तो ये फिक्स है। और इसके आगे आपको क्या करना है, एक एंड क्लॉज लगाना है, मतलब कंडीशंस में भी दो कंडीशंस आएंगे। जहां पे कह रहा है कि सैलरी ग्रेटर देन मोर देन 50,000 हो, तो यहां पे क्या लिखेगा, सैलरी ग्रेटर देन 50,000, ठीक है। तो इस तरीके से लिख दीजिएगा। यहां दिखा देते हैं आपको कि आंसर की में क्या है, वही क्वेरी लिखी गई होगी। पहला क्वेरी देख लेते हो आप, सेलेक्ट एवरेज सैलरी, चलो ठीक है, उन्होंने डिपार्टमेंट आईडी नहीं दिखाया है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी हुआ। उसके बाद देखो नेम और डिपार्टमेंट नेम आ गया, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट आ गया, एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी एंड सैलरी ग्रेटर देन 50,000, सेम क्वेरी है, तो एक एक नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। डिस्प्ले द नेम्स ऑफ द एम्प्लॉय हुज सैलरी इज नॉट नोन इन अ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इज नॉट नोन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जिसकी सैलरी आपको नहीं पता है, तो वो जो एम्प्लॉय है वो यहां पे ही है। अब देखो इसके कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो मैं इसको ना नल मानूंगा, ये नल लिख के ही आप कोडिंग करना, ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं लिखाना। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में दिखाना है, तो ऑर्डर बाय भी आएगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर का मतलब हो गया ऑर्डर बाय भी यहां पे आएगा। तो जो क्वेरी बनेगी वो क्वेरी बनेगी सेलेक्ट डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। उसके बाद लगा दो वेयर। अब देखो नल को कंपेयर करने के लिए ना हम हमेशा इज क्लॉज लिखते हैं, वेयर सैलरी इज नल, और यहां पे लिख देना ऑर्डर बाय, ठीक है, और ऑर्डर बाय में नेम। अब देखो असेंडिंग या डिसेंडिंग कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा है ना, तो असेंडिंग ऑर्डर ही होगा, तो बस इतना लिख के छोड़ दो इसको। टू डिस्प्ले द डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय विदाउट रिपीटेशंस, तो इसके लिए यूनिक क्लॉज का यूज करोगे, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, नॉट यूनिक, डिस्टिंक्ट, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, और यहां पे डेप्ट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एम्प्लॉय, तो ये इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। आइए जरा आंसर की मैं आपको दिखा दे कि आंसर की क्या लिखा हुआ है। सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज नल, ऑर्डर बाय नेम, बिल्कुल वही है। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी, बिल्कुल सही है। डिस्टिंक्ट के साथ आप चाहो तो पैरेंथेसिस को इग्नोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम करेगा, बिल्कुल सही काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट, गिव टू एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी एक ऐसा टोपोलॉजी होता है जहां पे कंप्यूटर का कनेक्शंस कुछ इस तरीके से किया जा रहा होता है, ये हमारा स्टार टोपोलॉजी होता है। अब इस स्टार टोपोलॉजी के डिसएडवांटेज और एडवांटेज भी बताने हैं, तो डिसएडवांटेज और एडवांटेज आइए हम यहीं से दिखा देते हैं आपको। इजी ऑफ सर्विस हो गया, सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, क्योंकि वो सेंटर में कंप्यूटर है, सारे इस तरह से कनेक्शन हो रहे हैं, है ना, तो ये सेंटर वाला सेंट्रलाइज कंट्रोल हो गया। इजी टू डायग्नोज फॉल्ट, अगर मान लो इस लाइन में प्रॉब्लम है तो हमें सिर्फ यहीं पे ध्यान देना है। वन डिवाइस पर कनेक्शन, एक डिवाइस को डायरेक्ट कनेक्शन मिल जाता है। डिसएडवांटेज क्या हो गया, अब सभी को जोड़ने के लिए ना लंबे लंबे वायर लगाने पड़ते हैं, ठीक है, एक्सपेंड करना आसान नहीं होता है, क्योंकि फिर यहाँ पे एक डिवाइस लगाना पड़ेगा। अब अगर आपने स्विच यहाँ पे 16 पोर्ट का लगा रखा है तो 16 ही होगा, 17 के लिए फिर एक नया स्विच लेना पड़ेगा आपको, तो ये चीज है। सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी है, सर्वर खराब हो गया तो सब बंद हो जाएंगे, बेचारे कोई किसी के काम नहीं आ सकते हैं, तो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस नेटवर्क। एक क्वेश्चन यहां पे ऑप्शन क्वेश्चन भी आपको दिया गया है, इंटरनल चॉइस है, डब्ल्यू और वेब होस्टिंग को डिफाइन करना है। देखो डब्ल्यू क्या होता है, हमारा वेब पेज होता है, वर्ल्ड वाइड, इसको वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होता है जो कोई भी इंटरनेट पे डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने की फैसिलिटी देती है, इसे हम रिपोजिटरी भी कहते हैं। ये यहाँ पे स्टोरेज काम किया जाता है। वेब होस्टिंग क्या है, एक सर्विस है जो सर्वर के ऊपर होता है, जिस कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वेब होस्टिंग की फैसिलिटी देते हैं, जिसकी मदद से आप अपने वेबसाइट्स को होस्ट करा सकते हो। जैसे कि मैंने अपने वेबसाइट माई CS ट्यूटोरियल को होस्ट करा रखा है किसी सर्वर के ऊपर, तो मैंने ये सर्विस परचेज किया है, तो इसके लिए आपको परचेज करना होता है, ठीक है, तो विच कैन बी व्यूड बाय एवरीवन ऑन द इंटरनेट, तो ये आपको फैसिलिटी मिल जाएगी वेब होस्टिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज पैकेट स्विचिंग डिफरेंट फ्रॉम द सर्किट स्विचिंग। देखो पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, स्टोर एंड फॉरवर्ड होता है, और सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, डायरेक्ट कनेक्शंस आपको मिलता है, सर्किटरी कनेक्शंस मिलता है। आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, स्टोर एंड फॉरवर्ड कंसेप्ट होता है, कोई फिजिकल पाथ नहीं बनाई जाती है, डिवाइडेड छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं, उसको पैकेट्स कहते हैं, इसलिए इसको पैकेट स्विचिंग कहते हैं, और उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। टाइट अपर लिमिट टू द ऑन द ब्लॉक साइज, इस डेटा यूनिट्स नोन ओनली द फाइनल रिसीवर एड्रेस, ठीक है।
और उसके बाद अगर हम यहां बात करें सर्किट स्विचिंग में तो फिजिकल कनेक्शन आता है। देखो आपको ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, एटलीस्ट 2 डिफरेंस आपको बता देना चाहिए यहाँ पे। एक तो ये आप याद ही कर लो इसको, और कोई फिजिकल पाथ नहीं होता। अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आए तो ये 2 लाइन तो जरूर याद रखना है, इसमें बहुत काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ फिजिकल कनेक्शन स्टैब्लिश्ड होता है एंड डेटा यूनिट्स जो है, इस डेटा यूनिट्स नोज द एंटायर पाथ फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर, डज नॉट फॉलो स्टोर एंड फॉरवर्ड। देख लो बस वही बात है, फिजिकल कनेक्शन याद है, स्टोर फॉरवर्ड नहीं फॉलो करता है, वहां पे फॉलो कर लेता है, बात खत्म। तो इस तरह से आप इसके आंसर को लिख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है, बी हैप्पी कॉर्पोरेशन हैज सेट अप इट्स न्यू सेंटर इन नोएडा उत्तर प्रदेश एंड ऑफिस एंड वेब बेस्ड एक्टिविटीज हैज 4 ब्लॉक, 4 ब्लॉक है इसके, सेंटर क्रिएट कर रहा है ब्लॉक बी हैप्पी में, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी, और ये सब के सब कहां पे है, नोएडा में है। ठीक है भैया, तो नोएडा ज्यादा दूर नहीं है आपसे। उसके बाद आ जाइए डिवाइस, अब डिस्टेंस देख लेते हैं, 40 मीटर, 120 मीटर, 100 मीटर, 170 मीटर, 150 मीटर और 70 मीटर, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क ही बनेगा, लैन बनेगा यहाँ पे। ठीक है, कुछ चीजों को समझना है ध्यान से। ब्लॉक ए के पास क्या है, 25 कंप्यूटर है, 50 कंप्यूटर है, 125 10, यानी कि ब्लॉक सी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्वर का लोकेशन हमेशा यहीं पे होगा। तो आपसे देखो जो 3 क्वेश्चन ना यहाँ पे फिक्स है, एक तो सर्वर लोकेशन क्या होगा, टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होगा, प्रोटोकॉल टोपोलॉजी कौन सा फॉलो करोगे, है ना, कैसे इसको लेआउट बनाओ, इसका कनेक्शंस का लेआउट बनाओ। अब आओ चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो पूछ लिया ना, केबल लेआउट क्या होता है, कि इफिशिएंटली ब्लॉक्स को कनेक्ट करना है। अब केबल लेआउट के लिए क्या होगा कि आपको पहले पता होना चाहिए कि सर्वर कहां है। तो जैसा मैंने बताया कि सर्वर कहां पे है, ब्लॉक सी के पास है। अब ब्लॉक सी से सबकी दूरी तय करते हैं, डिस्टेंस को चेक करते हैं कि ब्लॉक सी से दूरी क्या मिल रहा है हमें। ठीक है, ए से बी का हमें कोई मतलब नहीं है, बी से सी 120 मीटर है अभी, तो बी से सी को अगर डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो 120 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। लेकिन ए से बी को 40 मीटर, तो ए से सी को देखो जरा सा कितना है, 70, 70 और 40 कितना होता है, 110 होता है। तो मैं तो यही इस कनेक्शन को सजेस्ट करूंगा। क्यों सजेस्ट करूंगा, इससे क्या हो गया, इससे मेरा जो रिपीटर लगाने का खर्चा है ना वो बच गया। हम डायरेक्ट भी लगा सकते थे, लेकिन बीच में हमें रिपीटर लगाना होता है एक। ठीक है, अब ब्लॉक डी को देख लें जरा सा, सी से डी की दूरी क्या है, 100 मीटर है, तो यहां पे इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं 100 मीटर, और तो कोई रास्ता है नहीं। ए टू सी, ए टू डी कुछ दिया है क्या, ए टू डी 170 मीटर है, बी टू डी 150 मीटर है, तो हम 100 मीटर वाला ये रास्ता अपनाएंगे। तो कुछ इस तरीके का आप लेआउट बना सकते हो। ठीक है, नोएडा सेंटर कनेक्टिंग द डिजिटल सर्विसेज, सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, रिपीटर और हब। अब रिपीटर की रिक्वायरमेंट तो देखो मुझे तो दिख नहीं रही है, हब और स्विच तो आपको सभी ब्लॉक में लगाने पड़ेंगे, ऑन ईच ब्लॉक, एवरी ब्लॉक, ये एवरी ब्लॉक पे इंस्टॉल होगा। बट अब अगर आप मान लो रिपीटर लगाना भी चाहते हो ना, तो क्योंकि ये 100 मीटर का डिस्टेंस आ जा रहा है ना, तो एक रिपीटर हम चाहें तो यहां पे प्लेसमेंट दे सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली इथरनेट केबल का जो सेगमेंट लेंथ होता है वो 100 मीटर का ही होता है। तो 100 मीटर जो मैक्सिमम लिमिट है, तो उसको थोड़ा कम कर लेते हैं, तो हम यहां पे एक रिपीटर लगाने का सोच सकते हैं। अदरवाइज नहीं भी लगाएंगे तो काम चल जाएगा। चलो आप लगा ही देना एक, है ना। देखते हैं मार्किंग स्कीम ने क्या बता रखा है। विच काइंड ऑफ नेटवर्क, तो लैन बनेगा, विल बी फॉर्म्ड इफ नोएडा ऑफिस कनेक्टेड टू द एड्ज ऑफिस। अच्छा नहीं, लोकल एरिया पे तो लाइन बन रहा है, लेकिन नोएडा ऑफिस को अगर मुंबई ऑफिस से कनेक्ट करना है तो लैन नहीं बनेगा, तो वैन बनेगा, तो बैन बनेगा, क्योंकि नोएडा को मुंबई से कनेक्ट कर रहे हो, डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है। इंटरनली नोएडा का पूछा होता तो लैन हो जाता। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। विच फास्ट एंड वेरी इफेक्टिव वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम शुड बी प्रॉपर्ली यूज्ड टू कनेक्ट द हेड ऑफिस। अब मुंबई से नोएडा तो तार तो लेके जाओगे नहीं, तो क्या कनेक्शन करोगे, वायरलेस कनेक्शन करोगे, और वायरलेस कनेक्शन में कौन सा कनेक्शन करोगे, तो सैटेलाइट कनेक्शन करेंगे हम यहाँ पे। आइए जरा सा फाइनली आंसर को चेक कर लेते हैं क्या है। देखो लेआउट तो उन्होंने यही बनाया, ब्लॉक सी से ए, ये देखो ये लेआउट है, तो पहला आंसर हमारा सही हो गया। ठीक है, बी में क्या कह रहे हैं, 100 मीटर का डिस्टेंस है, तो हम रिपीटर यहां पे प्लेस कर सकते हैं, ये भी सही हो गया। हर एक ब्लॉक में हमें हब एंड स्विच लगाना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स वहां पे ज्यादा है। कनेक्शंस कौन सा बनेगा, वैन बनेगा, और सैटेलाइट कनेक्शंस हमें करने होंगे, तो ये भी आंसर सही है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। देखो अब मैं आपको एक चीज बता दूं जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है, ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपके एग्जाम में रहेंगे, तो आप इस पे मैं गारंटी दे सकता हूं इस क्वेश्चन के ऊपर। उसके बाद टोपोलॉजी से एक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मैं इसकी भी गारंटी दे सकता हूं। उसके बाद ये वाला क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चंस की, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छे नंबर लेने हैं तो। उसके बाद आ जाओ, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे, गारंटी ले लो मेरे से। ये क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इसकी भी 100% गारंटी है, 100% गारंटी है। ये क्वेश्चंस तो डैम श्योर है, क्योंकि स्टैक ही पूछा जा रहा है, क्यों तो सिलेबस में है नहीं, तो आपको स्टैक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसकी भी आप 100% एश्योरेंस ले लो मेरे से। ठीक है, मतलब अनसब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को अगर ये क्वेश्चन ना पूछे तो।
इतना ही कह सकता हूं मैं। ये क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछे जाते हैं, तो चांसेस हैं पूछे जाने के। मेथड ऑफ टाइप जो पूछ तरीका होगा वो चेंज हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है, ठीक है, और ये वाला भी क्वेश्चंस आपके लिए डैम श्योर क्वेश्चंस है, जो आएगा मतलब यही क्वेश्चन नहीं आएगा, ये वाला आएगा, टाइप बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको कनेक्टिविटी का आपसे पूछा ही जाएगा, यहां भी कोई डाउट नहीं है। उसके बाद ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो डेटा टाइप्स के बीच के डिफरेंस का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो ऑलमोस्ट सैंपल पेपर ना काफी इंपॉर्टेंट तरीके से, अच्छे तरीके से बनाया गया है। अगर एग्जाम बिल्कुल इस तरीके से कंडक्ट कराया गया तो 99% चांस रखना कि मैक्सिमम क्वेश्चन मैच कर जाएंगे, उस कैटेगरी के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मोर डिटेल्स, मोर आंसर्स के लिए, मोर क्वेश्चंस के लिए आप माईसीएस ट्यूटोरियल पे विजिट करते रहें। यहां काफी मेहनत कर रहा हूं मैं, बहुत सारे कंटेंट्स मैंने तैयार किए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स भी मैंने यहां पे बना के दिए हैं, तो आप इस प्रोजेक्ट को भी एक्सेस कर सकते हो। पाइथन पांडा जी आईपी वालों के लिए है और ये सीएस वालों के लिए है पाइथन प्रोजेक्ट, तो आप इसे एक्सेस करो, देखो शायद आपके फायदे में होगा, आपके कुछ काम आ जाएंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।